हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनआरजी अड्डा 07 में। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस बीए सेकंड सेमेस्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न पहला आपका कि राजनीति से क्या अभिप्राय है। तो उसका उत्तर ये है कि राजनीति से अभिप्राय उस विषय से है जिसमें सत्ता के लिए संघर्षों का अध्ययन होता है। सत्ता के लिए संघर्षों का कैसे अध्ययन किया जा सकता है या सत्ता कैसे प्राप्त, ये हमें बताया और पढ़ाया जाता है। सेकंड है आपका कि राजनीति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो राजनीति शास्त्र का जनक अरस्तु को कहा जाता है। थर्ड है आपका कि राजनीति विज्ञान की एक परिभाषा दीजिए गैटिल के अनुसार, यानी किसी भी एक दार्शनिक शास्त्र जो है उनका परिभाषा आप दे सकते हैं। इसमें आपका गैटिल के अनुसार दिया गया है कि गैटिल ने क्या कहा है। गैटिल के अनुसार राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान कहा जा सकता है। यह राज्य के भूतकालीन स्वरूप की ऐतिहासिक खोज, उसके वर्तमान स्वरूप की विश्लेषणात्मक व्याख्या और आदर्श के स्वरूप की राजनीतिक नैतिक विवेचना है। ठीक है, जिसमें भूतकालीन, ठीक है, वर्तमानकालीन और भविष्यकालीन को इसमें समाहित होता है। ठीक है, भविष्यकालीन तो नहीं लेकिन भूतकालीन है इसमें। ठीक है, प्रश्न फोर्थ है आपका क्वेश्चन 4 कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, किसने कहा है। तो यह कथन कैटलिन ने ही कहा है कि जो राजनीति विज्ञान है वो शक्ति का विज्ञान है। इसके साथ आपका फिफ्थ क्वेश्चन है कि राजनीति विज्ञान की प्रकृति कैसी है। तो राजनीति विज्ञान की जो प्रकृति है वो कलात्मक है, कलाओं से भरी हुई है, साथ ही वैज्ञानिक है। यानी कि इसमें वैज्ञानिक भी कुछ चीजें, जो विज्ञान की चीजें होती हैं वो भी पदार्पण करती हैं। ठीक है, क्वेश्चन 6 है आपका कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के विषय में कितने दृष्टिकोण माने जाते हैं। तो कम से कम इसमें दो दृष्टिकोण माने जाते हैं, दो दृष्टिकोण माने जाते हैं। सातवां है आपका कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह कथन किसका है। तो यह कथन है गवर्नर का। आठवां क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध विज्ञान अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को किसकी संज्ञा दी है। तो अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी है। ठीक है, 9 क्वेश्चन चलेंगे कि ये 2024 में भी आपका आया है कि राजनीति विज्ञान के ऐतिहासिक उपागम को स्पष्ट कीजिए। अब इसका आंसर जो थोड़ा सा बड़ा है कि राजनीतिक जो विज्ञान ऐतिहासिक उपागम क्या होता है, इस उपागम के अंतर्गत राज्य एवं उसकी संस्थाओं की प्रकृति, ठीक है, यानी उसका काम क्या है, उत्पत्ति, उसका उत्पत्ति क्या है, उसका काम करने का तरीका क्या है, यानी का स्वरूप का विवेचन किया जाता है। इसके लिए इतिहास के पृष्ठों का अवलोकन करना होता है। इतिहास मतलब जो हमारा हिस्ट्री है, इतिहास में क्या पढ़ाया गया है, क्या कराया गया है, उसका अवलोकन करना होता है। इतिहास राजनीति विज्ञान के लिए एक प्रयोगशाला है। जो इतिहास है वो क्या है, राजनीति विज्ञान के लिए एक प्रयोगशाला है, जिसके माध्यम से वो पढ़कर चीजों को पता लगाते हैं। ऐतिहासिक उपागम को विद्वानों ने वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति की संज्ञा प्रदान की है, क्योंकि क्या है, यह क्या है, एक भूतकालीन तथ्यों पर आधारित होता है। वर्तमान समय में भी विद्वानों के द्वारा इस उपागम का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो ज्यादा आपको नहीं करना है, थोड़ा सी करना है। साथ में आपको देखेंगे लास्की का विचार क्या है। लास्की का विचार है कि संपूर्ण राजनीति इतिहास का ही दर्शन है। जो राजनीति है वो इतिहास का ही दर्शन है, इतिहास को ही उसमें क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है, मतलब इतिहास का जो पूरा स्वरूप है उसमें आ जाता है। गिल क्रिस्ट के अनुसार देख लेंगे, गिल क्राइस्ट के अनुसार कि इतिहास न केवल संस्थाओं की व्याख्या करता है बल्कि वो अन्य भविष्य की पथ प्रदर्शन की तथा निष्कर्ष आप करने में भी सहायता करता है। इसमें कलात्मक होता है और उपागम रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन की दो आधुनिक पद्धतियों को बताइए। तो दो आधुनिक पद्धति कौन सी हैं। पहला है आपका कि व्यवहारवादी अध्ययन पद्धति, दूसरा है, पहला इसमें आपका एक ही दे रखा है कि व्यवहारवादी, पहला है आपका व्यवहारवादी और दूसरा है उत्तर व्यवहारवादी। ठीक है, दूसरा फिर आपका है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन की कौन सी पद्धति सर्वश्रेष्ठ है। तो इसमें आपका कौन सी पद्धति सर्वश्रेष्ठ है, वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, थर्ड है आपका कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन की दो परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के नाम लिखिए। तो कौन सा हो जाएगा, आगमनात्मक अध्ययन पद्धति और निगमनात्मक अध्ययन पद्धति। ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं आपके 3 नंबर में आ सकते हैं। वैसे तो आता है 75 शब्दों में, लेकिन क्या होता है कि आप अगर जितना क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उतना ही आंसर देने का प्रयत्न करें। ठीक है, आगे आपका फोर्थ है कि आधुनिक समय में तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण किसने किया था। किसने किया था, सर हेनरी मैट ही टॉकविले तथा
मॉन्टेस्क्यू ने इस पद्धति का अनुसरण किया था। किसका किया था? तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण। पांचवा है आपका कि व्यवहारवादी पद्धति राजनीतिक विज्ञान को किसके नियंत्रण से मुक्त रखती है? तो व्यवहारवादी पद्धति जो होती है वो राजनीतिक विज्ञान को नैतिकता से मुक्त रखती है, यानी कि नैतिकता का जो नियंत्रण होता है उससे मुक्त रखती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्यवहारवाद के विषय में किसका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है? तो कौन है इसके? डेविड इंस्टन का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। आगे क्वेश्चन है आपका कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे पुराना सिद्धांत है आपका दैवी सिद्धांत। नेक्स्ट हम चलेंगे कि राज्य की उत्पत्ति का सर्वोत्तम सिद्धांत कौन सा है? तो राज्य की उत्पत्ति का सर्वोत्तम सिद्धांत है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 3 कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ एक राज्य है? इसका उत्तर होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक राज्य नहीं है। ठीक है। फोर्थ है आपका कि शक्ति सिद्धांत के समर्थक कौन है? शक्ति सिद्धांत के समर्थक है आपके यूनान के सोफिस्ट विचारक, जो शक्ति समर्थन के क्या थे? वो विचारक के समर्थन थे। ठीक है। शक्ति सिद्धांत के विचारक के समर्थन थे। ठीक है। पांचवा आपका कि वोल्टेयर ने शक्ति सिद्धांत के संबंध में क्या मत प्रस्तुत किए? उन्होंने बोला था कि प्रथम राजा एक भाग्यशाली योद्धा था। उन्होंने अपने मत में दिया था कि जो प्रथम राजा था वो एक भाग्यशाली योद्धा के रूप में माना गया था। ठीक है। आधुनिक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रबल समर्थक किसको माना जाता है? तो आधुनिक पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रबल समर्थक हेनरी मैन को माना जाता है। फिर आपका है कि लॉक का प्राकृतिक अधिकार क्या है? तो इसका आंसर होगा कि लॉक का प्राकृतिक अधिकार को शांति, संपन्नता, सहयोग, समानता और स्वतंत्रता को अवस्था मानता है। इसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था शांति होनी चाहिए, सद्भावना होना चाहिए, पारस्परिक सहयोग और आत्मरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि एक दूसरे की इसमें मदद भी कर सकते हैं, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आए तो आपको अपनी आत्मरक्षा भी करने की भी व्यवस्था उसमें होनी चाहिए। ठीक है। आठवां है आपका कि रूसो की सामान्य इच्छा की दो विशेषताएं लिखिए। कौन कौन सी विशेषताएं थी इनकी? सामान्य इच्छा राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती है। ठीक है। दूसरा है आपका कि यह सर्वोच्च एवं निरंकुश होती है। निरंकुश मतलब कोई उस पर अंकुश नहीं लगता है। ठीक है। नौवां है आपका कि राज्य के तत्व कौन कौन से होते हैं? तो राज्य के कौन से तत्व होते हैं? दो होते हैं, अथवा दूसरा एक और क्वेश्चन पूछ लेगा आपका कि राज्य के चार आवश्यक तत्वों को स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये आंसर याद रखना है, ये आ सकता है क्योंकि लास्ट ईयर भी आया था ये। तो इसमें आ जाएगा आपका जनसंख्या होता है, जिसमें प्रदेश होता है, सरकार होता है और संप्रभुता होता है। तो राज्य के दो तत्व या राज्य के चार तत्व आवश्यक जो पूछे जाएंगे वो ये होंगे। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है कि आधुनिक राज्यों के कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो इसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है। जिसमें आपका पहला हो जाएगा शासन व्यवस्था को सही बनाना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि क्या भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है? उत्तर होगा आपका कि भारत की शासन व्यवस्था में समस्त नागरिकों का अधिकतम कल्याण की भावना निहित है, इसलिए भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य है, क्योंकि भारत क्या एक देश है, उसमें भारत में है राज्य। ठीक है। प्रश्न 12वां है आपका कि राज्य एवं सरकार में अंतर लिखिए। तो राज्य और सरकार में क्या अंतर होगा कि राज्य अमूर्त और स्थायी है, जबकि सरकार मूर्त और अस्थायी है। राज्य चेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन जब सरकार भी चेंज की जा सकती है। सेकंड है आपका कि राज्य की अपेक्षा सरकार एक लघु संस्था है। राज्य हमेशा रहे हैं और रहेंगे भी। ठीक है। और रह भी रहे हैं, लेकिन जो सरकार होती है वो क्या होती है? एक संस्था होती है छोटी, जो 4-5 सालों में क्या होता है, अपने समय की स्थिति के अनुसार वो बदलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राज्य को साध्य मानने वाले विचारकों के नाम लिखिए। तो कौन कौन है वो? राज्य को साध्य मानने वाले विचारक होंगे घोगल तथा कांट। फिर आगे हम क्वेश्चन पे चलेंगे कि प्रभु सत्ता का जन्म समझौते के परिणाम स्वरूप होता है, इस विचार के प्रतिपादक कौन है? तो इसको कहा है लॉक तथा रूसो हैं, जिन्होंने इस विचार को दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था माओ त्से तुंग ने, जिन्होंने कहा था कि जो शक्ति होती है वो बंदूक की नली के से निकलती है। नेक्स्ट है आपका कि वह कौन सी विचारधारा है जो प्रभु सत्ता को वर्ग शक्ति मानती है? तो वो है मार्क्सवादी का विचारधारा,
जो प्रभु सत्ता को वर्ग की शक्ति मानती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑस्टिन के अनुसार प्रभु सत्ता किसमें निहित है? तो ऑस्टिन के अनुसार प्रभु सत्ता जो है निश्चित व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निहित होती है। अब हम आगे चलेंगे कि संप्रभुता के दो रूप लिखिए। तो कौन कौन से हो जाएंगे इसमें? कानूनी संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता। ठीक है, दो आप ये याद रखेंगे। फिर आगे क्वेश्चन है आपका कि बहुलवाद से कौन से विचारक संबंधित हैं? तो बहुलवाद से बार्कर, लास्की, कोल, मेटरलैंड तथा मैकाइवर आदि विचारक संबंधित है। ये विचारक होते हैं जो अपनी बातों को सामने रखते हैं, ठीक है, परिभाषा के रूप में रखते हैं। ठीक है, आगे आपका है कि संप्रभुता से क्या आशय है? लोक प्रभुता या संप्रभुता लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत है। जब शासक वर्ग पर जनता का नियंत्रण हो और जनता द्वारा ही सरकार का गठन किया जाता है, तब संपूर्ण शासन व्यवस्था पर जनता का ही शासन होता है, जो जनता के द्वारा सरकार को चुना जाता है। ठीक है, जनता के हाथों में संपूर्ण सत्ता का होना ही लोक प्रभुता या संप्रभुता कहलाता है। लोक प्रभुता का संप्रभुता का विचार रूसो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सर्वप्रथम व्यक्त किया था। ठीक है, आठवां है आपका कि राज्य कानून का शिशु और जनक दोनों है, यह किस विद्वान का मत है? ये वाला क्वेश्चन आ सकता है आपका कि संप्रभुता से आपका क्या आशय है, तो इसको ढंग से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि राज्य कानून का शिशु और जनक दोनों है, यह किस विद्वान का मत है? तो यह मैकाइवर का मत है, जिन्होंने राज्य कानून का शिशु और जनक दोनों माना है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉ शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो लॉ शब्द की उत्पत्ति ट्यूटोनिक भाषा की लैग शब्द से हुई है। 10 है आपका क्वेश्चन कि कानून के संबंध में ऑस्टिन की परिभाषा दीजिए। तो कानून के संबंध में ऑस्टिन का परिभाषा है कि ऑस्टिन के अनुसार कानून संप्रभु का आदेश है। ठीक है, दंड की परिभाषा दीजिए। तो दंड क्या होता है? दंड वह क्षतिपूर्ति है जो एक समाज अपने कानून भंग करने वाले सदस्यों से वसूल करता है। या तो वो दंड क्या हो सकता है? दंड देना मतलब हो सकती है या तो उनको जेल भी हो सकती है, या तो उनको कुछ पैसे भी देने पड़ जाए कि हाँ आपने इतना नुकसान किया है, आपकी इतनी भरपाई करनी पड़ेगी। ठीक है, और ये किसने दिया है? रेकलेस के शब्दों में ये दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।